दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। और ये जो स्टोरी है ये थोड़ी सी एडवांस लेवल की स्टोरी है, क्योंकि कई लोगों के मैंने कमेंट्स देखे, उन्होंने कहा कि सर आप कोई ऐसी स्टोरी लेकर आइए जहाँ पर थोड़ा सा एडवांस ग्रामर का स्ट्रक्चर मिले और साथ में कुछ एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग हो। तो दोस्तों, आप लोगों की ही डिमांड पर ये जो आज का वीडियो है, ये आज की जो स्टोरी है मैं लेके आया हूँ, क्योंकि इस स्टोरी के अंदर जो ग्रामर है वो थोड़ी सी एडवांस लेवल की, और उसके अलावा दोस्तों जो वर्ड मीनिंग है वो भी काफ़ी एडवांस लेवल के यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कई सारे नए एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द रिज़ल्ट ऑफ फॉल्स प्राइड। क्या मतलब हुआ? रिज़ल्ट का मतलब होता है परिणाम, और दोस्तों फॉल्स एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है झूठा, और प्राइड का मतलब होता है, ये प्राइड जो है वो नाउन है जिसका मतलब होता है गर्व या फिर अभिमान। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? द रिज़ल्ट ऑफ फॉल्स प्राइड, मतलब कि झूठे अभिमान का परिणाम। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ, और आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें, और उसके अलावा यदि आपको आज की कहानी पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ क्रो इन अ कंट्री। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। लिव का मतलब रहना, किसी स्थान पर निवास करना। तो क्या अर्थ हुआ? लॉन्ग लॉन्ग अगो मतलब कि बहुत समय पहले। देयर लिव्ड अ क्रो इन ए कंट्री मतलब कि बहुत 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 समय पहले एक देश में एक कौवा रहता था। इट वॉज़ वेरी कनिंग। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, यहाँ पर क्रो के लिए मतलब कौवे के लिए इट का यूज़ किया गया, तो ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी नाउन के स्थान पर इस्तेमाल किया जाता है, उसको प्रोनाउन कहते हैं, और हिंदी में उसे सर्वनाम कहा जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखें, जब आप किसी भी पशु के लिए या फिर पक्षी के लिए प्रोनाउन लगाएंगे तो आपको वहाँ पर इट का यूज़ करना होगा। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। और इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखें कि जब हम सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। CUNNING कनिंग दोस्तों एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है चालाक, धूर्त, उसे कनिंग कहते हैं। इट वॉज़ वेरी कनिंग मतलब वह बहुत चालाक था। फ्लाइंग अराउंड ऑल डे एंड स्टीलिंग फूड वॉज इट्स डेली वर्क। क्या अर्थ हुआ? फ्लाइंग अराउंड अराउंड मतलब आसपास, मतलब फ्लाइंग अराउंड ऑल डे मतलब पूरा दिन इधर उधर उड़ना, एंड स्टीलिंग फूड और खाना चुराना, वॉज इट्स डेली वर्क वो उसका रोज का काम था। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि इधर उधर उड़ना और खाना चुराना उसका रोज़ का काम था। बिकॉज ऑफ इट मतलब कि इसके कारण, इसकी वजह से। द क्रो वॉज हेल्दियर देन अदर बर्ड्स। दोस्तों, ये जो हेल्दियर है, देखिए हेल्दी एक वर्ड है जिसका मतलब होता है स्वस्थ, और हेल्दी एडजेक्टिव है, और ये इसकी जो सेकंड सुपरलेटिव डिग्री है वो है हेल्दियर। तो इस तरह से हेल्दी, हेल्दियर, हेल्दीएस्ट, तो यहाँ पर ये सेकंड डिग्री का इस्तेमाल किया गया। तो जब हम दो लोगों की तुलना करते हैं तो सेकंड सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? बिकॉज ऑफ इट इसके कारण, द क्रो वॉज हेल्दियर देन अदर बर्ड्स मतलब कि जो कौवा था वो अन्य पक्षियों की तुलना में ज़्यादा स्वस्थ था। और दोस्तों देखिए, जब हम तुलना करेंगे तो हमें देन का यूज़ करना होगा। एक आपने देन ज़रूर सुना होगा, THEN, देन, उसकी प्रोनाउंसिएशन देन होती है और स्पेलिंग होती है THEN, जिसका मतलब होता है तब। लेकिन जब आप दो लोगों की तुलना करेंगे तब आपको जिस देन का प्रयोग करना है वो देन ये है, THAN। तो याद रखें, जब आप तुलना करेंगे तब आपको THAN का प्रयोग करना होगा। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि इस कारण वो बाकी पक्षियों से ज़्यादा स्वस्थ था, हेल्दियर था मतलब ज़्यादा सेहतमंद था।
द गुड हेल्थ हेल्प्ड हिम। और दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। द गुड हेल्थ हेल्प्ड हिम, और जो अच्छी सेहत थी वो उसकी मदद करती थी। स्नब अदर बर्ड, स्नब का मतलब होता है किसी का अपमान करना, मतलब दूसरों को नीचा दिखाने में, दूसरों का अपमान कर, दूसरे पक्षियों का अपमान करने में उसका जो अच्छा स्वास्थ्य था वो उसकी मदद करता था। एंड बोस्ट अबाउट हिज सुपीरियरिटी, बोस्ट का मतलब डींगे मारना, और उसकी अपनी सुपीरियरिटी मतलब श्रेष्ठता की डींगे मारने में मदद करता था। द क्रो कंसिडर्ड हिमसेल्फ प्रिंस अमंग द बर्ड्स। दोस्तों देखिए आप इस वर्ड को जरूर नोट करें। कंसीडर का मतलब होता है मानना, किसी बात पर, मान्यता पर विश्वास करना। सेकंड फ्रॉम कंसीडर, तो क्या अर्थ हुआ? द क्रो कंसीडर्ड हिमसेल्फ प्रिंस अमंग द बर्ड्स, मतलब कि कौवा अपने आप को अन्य पक्षियों के बीच में खुद को प्रिंस मतलब कि राजकुमार मानता था। चलिए आगे देखिए। In the month of September, some beautiful pairs of swans came down on a lake in that country। क्या अर्थ हुआ? इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर मतलब कि सितंबर के महीने में some beautiful pairs of swans, स्वान का मतलब होता है हंस, मतलब कि कुछ हंसों के जोड़े, पेयर मतलब जोड़े, केम डाउन वो नीचे आए, ऑन ए लेक एक झील पर, लेक मतलब झील, इन दैट कंट्री उस देश की। दे लाइक्ड द प्लेस एंड डिसाइडेड टू स्टे देयर फॉर सम टाइम। और दोस्तों ये भी पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। देखिए THEY, इसको दे पढ़ते हैं। दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो दे का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि प्लूरल नाउन है, क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा हंसों के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ दे का इस्तेमाल किया गया। तो क्या अर्थ हुआ? दे लाइक्ड द प्लेस एंड डिसाइडेड टू स्टे देयर फॉर सम टाइम, मतलब कि उन्हें वो स्थान अच्छा लगा और उन्होंने निर्णय किया टू स्टे, वहाँ ठहरने का, टू स्टे देयर, वहाँ ठहरने का, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि उन्हें वो स्थान पसंद आया, उन्हें स्थान वो अच्छा लगा और उन्होंने उस स्थान, उस जगह पर और उन्होंने वहाँ पर ठहरने, कुछ समय तक ठहरने का फैसला किया, निर्णय किया। द सीन वॉज पीसफुल एंड देयर ग्रू फ्रूट ट्रीज एंड बुशेस दैट प्रोड्यूस सीड्स विच द बर्ड्स लाइक्ड। क्या अर्थ हुआ? द सीन, जो ये दृश्य था, वॉज पीसफुल, वो बहुत शांतिदायक था। पीसफुल मतलब शांतिपूर्ण, शांतिदायक था। एंड देयर ग्रू फ्रूट ट्रीज, और वहाँ पर फलों के जो पेड़ थे वो उगे हुए थे। एंड बुशेस, और झाड़ियाँ थीं। दैट प्रोड्यूस्ड सीड्स, जो कि सीड्स मतलब कि बीजों को पैदा करते थे। प्रोड्यूस का मतलब उत्पादन करना, पैदा करना, जो कि बीजों को उत्पादन करते थे। विच द बर्ड्स लाइक, जिन मतलब कि जिन्हें पक्षी पसंद करते थे। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जो वहाँ का दृश्य था बड़ा ही वो शांत था और वहाँ पर फलों के पेड़ लगे हुए थे और झाड़ियाँ थीं। दैट प्रोड्यूस सीड्स विच द बर्ड्स लाइक, मतलब जो सीड्स पैदा करते थे, सी मतलब कि बीजों का उत्पादन करते थे जिन्हें पक्षी पसंद करते थे। द पेयर्स फैड एंड रेस्टेड, जो पेयर्स थे मतलब जो जोड़े थे वो खाते, एंड रेस्टेड और वो आराम करते। देन फिर दे स्वाम अराउंड, स्विम मतलब तैरना, सेकंड स्वयं, फिर वो तैरते, इन द लेक झील में, एंड प्लेड, और फिर वो खेलते स्वान गेम्स, जो हंसों के जो खेल होते हैं उनको वो खेलते। चलिए आगे देखिए। द क्रो लर्नड अबाउट द अराइवल ऑफ द स्वान्स। दोस्तों लर्न का मतलब होता है किसी बारे में पता चलना, सेकंड फॉर्म होती है लर्नड। तो क्या अर्थ हुआ? द क्रो लर्नड अबाउट द अराइवल ऑफ द स्वान्स, और अराइवल का मतलब होता है आगमन, किसी का आना। जो कौवा था उसे हंसों के आने के बारे में पता चला, उनके आगमन के बारे में पता चला। इट डिसाइडेड टू मीट द स्वान्स एंड लेट देम नो अबाउट हिज ग्रेटनेस। क्या अर्थ हुआ? इट डिसाइडेड, उसने निर्णय किया, फैसला किया, टू मीट द स्वान्स, उसने हंसों से मिलने का फैसला किया, एंड लेट देम नो, और उनको बताने का, अबाउट हिज ग्रेटनेस, अपनी महानता के बारे में उनको बताने का फैसला किया। इट फ्लू टू द लेक, और दोस्तों ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य, सेकंड फॉर्म लगाई गई है। फ्लाई मतलब उड़ना, सेकंड फ्लू। इट फ्लू टू द लेक मतलब वो झील पर उड़कर गया। एंड इंट्रोड्यूस्ड इटसेल्फ, और उसने अपने आप का मतलब खुद का परिचय दिया, टू द स्वान्स, हंसों को।
एंड टॉक्ड अबाउट वेरियस थिंग्स, और उसने अलग अलग चीज़, वेरियस थिंग्स मतलब अलग अलग चीज़ों के बारे में उसने बात की। एज हिज नेचर वॉज, मतलब कि जैसा उसका नेचर था, स्वभाव था, द क्रो स्टार्टेड बोस्टिंग। दोस्तों स्टार्टेड का यूज़ जब किया जाता है जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं, लगा, लगी, लगे, तो स्टार्टेड के साथ फोर्थ हम लगा के वाक्य को बनाते हैं। तो क्या अर्थ हुआ कि एज हिज नेचर वॉज, जैसा उसका स्वभाव था, द क्रो स्टार्टेड बोस्टिंग एंड ब्रैगिंग, जो कौवा था वो डींगे हाँकने लगा। बोस्ट और ब्रैगिंग का एक ही मतलब होता है, वो जो कौवा था वो डींगे मारने लगा, डींगे हाँकने लगा। द स्वान्स लिसन टू इट्स टॉक आउट ऑफ पोलाइटनेस, और जो ये हंस थे उन्होंने बड़ी ही पोलाइटनेस मतलब विनम्रता, नाउन है, उन्होंने विनम्रता से उसकी बातों को सुना। आगे देखिए, द क्रो आस्क्ड, कौवे ने पूछा, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फ्लाइंग यू गाइज नो। उसने क्या पूछा, हाउ मैनी कितना, आपको कितने तरह की उड़ानें आती हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फ्लाइंग यू गाइज नो मतलब आप लोगों को कितनी तरह की उड़ानें आती हैं। अ स्वान रिप्लाइड, एक हंस ने जवाब दिया, वी नो जस्ट वन टाइप ऑफ फ्लाइंग, हम सिर्फ एक ही तरह की फ्लाइंग मतलब कि उड़ान को जानते हैं। स्वान फ्लाइट मतलब कि जो हंस की फ़्लाइट होती है, हंस की जो उड़ान है। बट यू वॉन्ट बी एबल टू फ्लाई लाइक अस मिस्टर क्रो, लेकिन उसने क्या कहा कि श्रीमान कौवे आप हमारी तरह नहीं उड़ पाओगे। और दोस्तों यहाँ पर देखिए किस स्ट्रक्चर का यूज़ किया गया है, वॉन्ट बी एबल टू। जब आप कोई वॉन्ट बी एबल टू पढ़े या फिर विल नॉट बी एबल टू, एक ही बात है। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ वाक्य के टेल पर पाऊँगा, सकूँगा, सकेंगे, पाएंगे होगा, तो वहाँ पर विल नेगेटिव में यदि वाक्य होगा तो विल नॉट बी एबल टू का यूज़ किया जाएगा। तो उसने क्या कहा कि बट यू वॉन्ट बी एबल टू फ्लाई लाइक अस मिस्टर क्रो, मतलब कि श्रीमान कौवे लेकिन आप हमारी तरह नहीं उड़ पाएंगे। क्रो ब्रैग्ड, जो कौवा था उसने डींग हाँकी। आई कैन फ्लाई बेटर देन यू, मैं आपसे अच्छा उड़ सकता हूँ। स्वान स्कैन्स, यू स्वान स्कैन, उसने क्या कहा, आई कैन फ्लाई बेटर देन यू स्वान स्कैन, मतलब कि मैं आपसे अच्छा उड़ सकता हूँ। देन यू स्वान स्कैन्स मतलब जितना आप हंस उड़ सकते हो उससे मैं अच्छा उड़ सकता हूँ। यू वॉन्ट बी एबल टू डाइव, मतलब आप डाइव नहीं कर पाओगे, डाइव का मतलब होता है गोता खाना। एंड डू एरोबैटिक्स लाइक आई कैन, और इस तरह की जो एरोबैटिक्स होती हैं मतलब कि हवाई करतबबाजी, वो मेरी तरह आप नहीं कर सकते। इट क्लेम्ड, उसने दावा किया। यू नो, तुम जानते हो, आई हैव लर्नड 101 टाइप्स ऑफ फ्लाइंग। दोस्तों यहाँ देखिए हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाए जाना, जहाँ पर हैज़ एफ के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो उसने क्या कहा, आई हैव लर्न 101 टाइप्स ऑफ फ्लाइंग, मतलब कि मैंने 101 तरह की उड़ानों को सीखा है। एनी वन ऑफ यू कैन कम विद मी, आप में से कोई भी मेरे साथ आ सकता है ऑन ए फ्लाइट, एक उड़ान पर। एंड सी माई फीट्स, और मेरे करतब को देख सकता है। फीट मतलब करतब और ये प्लूरल है, और मेरे करतबों को देख सकता है। द स्वान्स वर टायर्ड फ्रॉम अ लॉन्ग फ्लाइट, और ये जो हंस थे वो इस एक लंबी उड़ान से बहुत ज़्यादा थके हुए थे। टायर्ड मतलब थके हुए होना। द लीडर ऑफ द स्वान्स सैड, जो मुखिया था इन हंसों का, सैड उसने कहा, मिस्टर क्रो मतलब कि श्रीमान कौवे, वी आर टायर्ड, हम थके हुए हैं। वी शैल लाइक टू रेस्ट, हम आराम करना चाहेंगे। द क्रो चैलेंज, चैलेंज का मतलब चुनौती देना, और ये भी सेकंड फॉर्म यहाँ का इस्तेमाल है, तो ये पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। द क्रो चैलेंज मतलब कौवे ने चुनौती दी। व्हाट ए पिटी मतलब कितनी दया की बात है। यू हैव सो लार्ज बॉडीज़, आपका इतना बड़ा शरीर है। एंड बिग विंग्स, और बड़े पंख। येट फिर भी, यू गेट टायर्ड, आप थक जाते हो। तो उसने क्या कहा कि ये कितनी ज़्यादा दया की बात है कि आपके इतना बड़ा शरीर है और इतने बड़े पंख हैं, फिर भी आप थक जाते हो। आई कैन फ्लाई फॉर 100 किलोमीटर्स, मैं 100 किलोमीटर उड़ सकता हूँ। विदाउट टेकिंग अ ब्रेक, बिना ब्रेक लिए मैं 100 किलोमीटर उड़ सकता हूँ। अ यंग स्वान एक्सेप्टेड द चैलेंज, एक जो यंग मतलब कि जवान हंस था उसने इस चुनौती को स्वीकार किया। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, सेकंड फॉर्म एक्सेप्टेड, उसने चुनौती को स्वीकार किया। ऑल राइट, ठीक है, आई विल कम विद यू, मैं आपके साथ आऊँगा। टू सी योर फ्लाइंग फीस्ट, आपके हवाई करतब मतलब कि आपके उड़ानी मतलब कि उड़ान के करतबों को देखने मैं आपके साथ आऊँगा। दे प्रिपेयर्ड फॉर द फ्लाइट, प्रिपेयर मतलब तैयार होना, सेकंड फ्रॉम प्रिपेयर्ड। दे प्रिपेयर्ड फॉर द फ्लाइट, और वो उड़ान के लिए तैयार हो गए। द स्वान सैड टू हिज कंपेनियंस, और दोस्तों कंपेनियन का मतलब है संगी साथी। हंस ने अपने साथियों से कहा, आई विल बी बैक शॉर्टली, मैं जल्दी ही वापस आऊँगा। द क्रो एंड द यंग स्वैन टुक ऑफ, जो कौवा था और जो ये जवान हंस था, टुक ऑफ, उन्होंने
उन्होंने उड़ान भरी। टेक ऑफ का मतलब उड़ान भरना, सेकंड फ्रॉम टुक ऑफ, तो उन्होंने उड़ान भरी। आफ्टर सम फ्लाइंग टुगेदर द क्रो सैड वॉच माई फ्लाइट। आफ्टर सम फ्लाइंग टुगेदर मतलब कुछ समय तक एक साथ उड़ने के बाद द क्रो सैड कौवे ने कहा वॉच माई फ्लाइट मेरी उड़ान देखो। द स्वान स्पोक हंस ने कहा आई एम वॉचिंग मैं देख रहा हूँ। यू जस्ट गो ऑन मतलब आप बस करते रहो। ऑन पुटिंग अप योर शो मतलब आप बस अपना जो शो है जो है उसको दिखाते रहो। डू इट फास्ट इसे जल्दी करो। बिकॉज क्योंकि माई फ्रेंड्स आर एक्सपेक्टिंग मी बैक सून क्योंकि जो मेरे दोस्त हैं वो मेरे वापस आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं मतलब वो मेरी वापस आने की अपेक्षा कर रहे हैं। एक्सपेक्ट का मतलब अपेक्षा करना। द क्रो डिड सम डाइविंग सर्कलिंग बैंकिंग एंड सम समर सॉल्ट्स फॉर ए फ्यू किलोमीटर। जो कौवा था उसने कुछ डाइविंग मतलब जो गोते थे, सर्कलिंग थी, सर्कल मतलब गोलाकार घूमना, बैंकिंग थी, और जो जिस तरह के जो समर सॉल्ट्स मतलब जो करतब थे वो उसने किए फॉर ए फ्यू किलोमीटर्स कुछ किलोमीटर तक। ड्यू टू एक्सर्शन दोस्तों एक्सर्शन नाउन है, आप इसे नोट कर लीजिए। एक्सर्शन का मतलब होता है काम का तनाव, परिश्रम का तनाव। तो जो ड्यू टू एक्सर्शन मतलब परिश्रम के कारण, इट गॉट टायर्ड वो थक गया। और दोस्तों गेट टायर्ड मतलब होता है थक जाना, सेकंड फ्रॉम गॉट टायर्ड मतलब कि परिश्रम के कारण वो थक गया। बट इट डिड नॉट टेल द स्वान लेकिन उसने हंस को नहीं बताया। अबाउट इट इस बारे में। इट वॉज प्रेस्टीज इश्यू फॉर हिम ये उसके लिए एक श्रेष्ठता का मुद्दा था। इट वॉज प्रेस्टीज इश्यू फॉर हिम मतलब क्या हुआ इस लाइन का कि ये उसके लिए प्रतिष्ठा का मुद्दा था या कह सकते हैं प्रतिष्ठा का विषय था। बट कंटिन्यूइंग टू फ्लाई मतलब लेकिन लगातार उड़ने के कारण बट कंटिन्यूइंग टू फ्लाई लेकिन जो लगातार उड़ना था वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर डिफ़िकल्ट फॉर हिम वो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अधिक से अधिक कठिन हो रहा था। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक कठिन हो रहा था। दे वर फ्लाइंग ओवर अ रिवर। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टीन्यूस का वाक्य है जहाँ पर वॉज वर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। ओवर का मतलब होता है ऊपर। दे वर फ्लाइंग ओवर अ रिवर मतलब वे एक नदी के ऊपर उड़ रहे थे। द क्रो फेल्ट दैट इट वुड फॉल डाउन इनटू द वाटर एनी मोमेंट। जो कौवा था उसको महसूस हुआ, फील मतलब लगना, महसूस होना, उसको ऐसा महसूस हुआ कि इट वुड फॉल डाउन इनटू द वाटर कि वो एनी मोमेंट कि वो किसी भी क्षण वो पानी के अंदर गिर जाएगा, पानी में गिर जाएगा। फॉल डाउन मतलब गिरना, किसी भी मतलब क्या हुआ इस पूरी लाइन का। द क्रो फेल्ट दैट इट वुड फॉल डाउन इनटू द वाटर एनी मोमेंट मतलब कि कौवे को महसूस हुआ कि किसी भी क्षण वो पानी में गिर जाएगा। द स्वान वॉज फ्लाइंग मैजेस्टिकली विदाउट एनी एफर्ट लाइक अ ग्लाइडर। द स्वान वॉज फ्लाइंग मैजेस्टिकली विदाउट एनी एफर्ट लाइक अ ग्लाइडर। दोस्तों एफर्ट का मतलब होता है प्रयास, और जो स्वान था हंस था वो वॉज फ्लाइंग मैजेस्टिकली मतलब बड़े राजसी तरीके से वो उड़ रहा था। विदाउट एनी एफर्ट बिना किसी प्रयास के, लाइक अ ग्लाइडर मतलब एक ग्लाइडर की तरह वो उड़ रहा था। आगे देखिए। द क्रोड जो कौवा था वो चिल्लाया, उसने कहा हेल्प मी मेरी मदद करो। आई कांट फ्लाई ऑन अब मैं आई कांट फ्लाई ऑन मतलब मैं उड़ता नहीं रह सकता। द स्वान लाफ्ड जो हंस था वो हंसा। सर श्रीमान यू हैव नॉट शोन मी 100 अदर टाइप्स ऑफ फ्लाइंग यू नो। तो उसने क्या कहा कि श्रीमान आपने मुझे यू हैव नॉट शोन मी 100 अदर टाइप्स ऑफ फ्लाइंग यू नो मतलब कि श्रीमान आप जो मुझे 100 दूसरी तरह की जो उड़ानें हैं वो आपने मुझे अब तक नहीं दिखाई हैं। द क्रो हफ्ड जो कौवा था वो हाँफ गया। इट वॉज़ माई मिस्टेक ये मेरी गलती थी। माई विंग्स आर नॉट मेड फॉर लॉन्ग फ्लाइट्स लाइक योर्स जो मेरे विंग्स हैं जो पंख हैं आर नॉट मेड मतलब कि वो इस तरह से नहीं बने हैं। आर नॉट मेड फॉर लॉन्ग फ्लाइट्स मतलब लंबी उड़ानों के लिए नहीं बने हैं। लाइक योर्स जैसा आपके। आई ईट वॉट ह्यूमन्स थ्रो मैं वो खाता हूँ जो ह्यूमन्स मतलब कि जो लोग वो फेंक देते हैं। अवे जो लोग फेंक देते हैं। एज रबिश मतलब एक रबिश की तरह, एक कूड़े की तरह जो फेंक देते हैं वो चीज़ मैं खाता हूँ। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, उसने क्या कहा, आई ईट वॉट ह्यूमन्स थ्रो अवे एज रबिश मतलब मैं वो चीज़ें खाता हूँ जो मानव या कह सकते हैं इंसान फेंक देते हैं कूड़े की तरह। सो इसलिए माई टंग ऑल्सो टॉक्स ए लॉट ऑफ रबिश इसलिए जो मेरी टंग है, ज़ुबान है, ऑल्सो टॉक्स ए लॉट ऑफ रबिश वो भी बहुत ज़्यादा मतलब कि बेकार की जो रबिश मतलब जो बेकार की चीज़ें हैं कूड़ा करकट वाली उसी तरह से वो बात करती है। प्लीज़ पार्डन मी कृपया मुझे माफ़ कर दो।
द क्रोज विंग्स हैड स्टॉप्ड फ्लैपिंग एंड इट स्टार्टेड टू फॉल डाउन। दोस्तों यहाँ क्रो के बाद एपेस्ट्रॉफी एस जिसका मतलब होता है काकी के, जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ को जोड़ते हैं तो एपेस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया जाता है। द क्रोज विंग्स मतलब जो कौवे के पंख थे, हैड स्टॉप्ड फ्लैपिंग, वो फ्लैपिंग करना मतलब कि फड़फड़ाना बंद कर चुके थे, एंड इट स्टार्टेड टू फॉल डाउन, और वो नीचे गिरने लगा। चलिए आगे देखिए। द स्वान सूप्ड डाउन। दोस्तों सूप का मतलब होता है एकदम नीचे की ओर छलांग लगाना, ऊंचाई ऊपर से नीचे की ओर आना। जो हंस था उसने ऊपर से नीचे की ओर तेज़ी से आया, एंड वेंट अंडर द फॉलिंग क्रो, और वो गिरते हुए कौवे के नीचे चला गया, टू स्टॉप इट्स फॉल, उसको गिरने से रोकने के लिए। देन फिर द स्वान कैरिड द क्रो बैक, फिर वो जो हंस था वो उसको वापस लाया, कौवे को वापस लाया, टू द अदर स्वान्स, दूसरे हंसों के पास, ऑन इट्स बैक, अपनी पीठ पर। द क्रो अपोलोजाइज टू ऑल स्वान्स एंड प्रोमिस्ड आई विल नेवर अगेन शो फॉल्स प्राइड। जो कौवा था, अपोलोजाइज का मतलब माफ़ी मांगना, सेकंड में अपोलोजाइज, जो कौवे ने माफ़ी मांगी, टू ऑल स्वान्स, सारे हंसों से माफ़ी मांगी, एंड प्रोमिस्ड, और उसने वादा किया, आई विल नेवर अगेन शो फॉल्स प्राइड मतलब मैं दोबारा कभी भी झूठा अभिमान नहीं दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कहानी का जो मॉरल है आपको अच्छा लगा होगा, समझ भी आया होगा। जैसा हमने देखा कि ये जो कौवे का झूठा अभिमान था वो उसी के लिए मतलब एक तरह से मुसीबत बना। तो दोस्तों कभी भी हमें अभिमान अपने मतलब अभिमान जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है, कभी भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि अभिमान से हम हमेशा ही दूर रहें। तो दोस्तों ये आज की स्टोरी थी, एंड इफ़ यू रियली एंजॉयड दिस सेशन, if you want to appreciate my hard work, then do like this video and subscribe the channel if you have not subscribed. If you have any valuable feedback suggestion, you can leave your feedback or any type of suggestion in the comment section. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.